प्रीवियस कुछ लेक्चर्स जो अपलोड हुए हैं दो, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट जनरल एनेस्थेटिक्स, जिसमें इनहेलेशनल शामिल थे और आईवी शामिल थे। उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात हुई थी, साइड इफ़ेक्ट्स की बात हुई थी, फिर फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स और एडवर्स इफ़ेक्ट। फिर जो मेजर एडवर्स इफ़ेक्ट है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, उस पर हमने थोड़ा सा फोकस किया था। मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन की जिक्र हुई थी। इसमें कई दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया था कि we will be discussing adjuvants and consideration regarding these as per your Lippincott book। तो आज उसी सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में उस सेक्शन को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ मैं। सो एडजुवेंट्स क्या होते हैं, या आप इनको कह लें कम्बिनेशन थेरेपी कह लें, उसमें क्या आती हैं। ठीक है, एडजुवेंट्स जो होते हैं वो समटाइम्स वर्क एज synergistically with the anesthetics or may help in smoothness of the anesthesia। वो जनरल एनेस्थीसिया हो या लोकल हो, उसको स्मूथ रखने के लिए उसको कुछ फीचर्स हमें चाहिए, उसके लिए हम जो है एडजुवेंट साथ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एडजुवेंट के साथ हमें कुछ चीज़ें भी कंसिडर करनी होंगी, वो एडजुवेंट के लिए भी होंगी और वो एनेस्थीसिया के लिए भी होंगी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के एडजुवेंट इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एडजुवेंट्स हैं एंटासिड्स, फिर उसके बाद बेंजोडाइज़ेपिन्स आते हैं, फिर एनाल्जेसिक्स आते हैं, फिर एंटी एलर्जिक्स हैं और एंटी एमेटिक्स हैं और एंटी साइलोगॉग्स हैं। ठीक है, सो एंटासिड्स, चूँकि हमारे जो एनेस्थेटिक मेडिकेशंस हैं दे डू टेंड्स टू काज nausea and vomiting, they do tend to cause this। और एक और बात, समटाइम्स हमारे पास पेशेंट आते हैं वो फुल स्टोमिक होते हैं, जैसे इमरजेंसी में होते हैं, या कुछ केसेस में हमारे पास ऑलरेडी जैसे प्रेगनेंसी होती है या अपेंडिक्स होता है या एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है या आईसीपी इंक्रीज़ होता है, आईओपी इंक्रीज़ होता है। कुछ ऐसी और सिचुएशंस भी पेशेंट्स की आती हैं जिनकी वजह से चांसेस होते हैं कि ये पेशेंट क्या करे, नोज़िया उसको आए या फिर वो वॉमिट करे। तो ये हमारे लिए ड्यूरिंग एनेस्थीसिया मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नोज़िया और वोमिटिंग की वजह से हमारे लिए एयर वे को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, उस पर मैं मज़ीद नहीं जानना चाहूँगा कि क्यों होता है। बस एस्पायरेशन हो जाती है जिसकी वजह से आपका एयर वे जो है उसमें फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं और वो फिर रिमूव करना एक अलग झंझट बन जाती है। तो इस वजह से हम जो प्री मेडिकेशन का फेज़ होता है उसमें ये तम इन मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं जो एनेस्थीसिया से पहले दी जाती हैं, ताकि पेशेंट भी कंफर्टेबल रहे, सेटिस्फाइड रहे और हमारा एनेस्थीसिया भी स्मूथ इंडक्शन हो और स्मूथ रिकवरी हो। तो इस वजह से सबसे पहले एंटासिड्स को दिया जाता है, जिसमें फेमिट्रिडिन है, रिनेटिडिन है, गैस्ट्रिक एसिडिटी और गैस्ट्रिक पीएच को कम करने के लिए, और कभी कभी हम एट्रोपिन और पायरोवेट वगैरह भी दे देते हैं समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ चांसेस ऑफ इंक्रीज्ड सिक्रीशंस, ओरल सिक्रीशंस। तो फिर हम ये मेडिसिन देते हैं। ठीक है, जिसमें ऑन्डेंसेंट्रॉन है, ग्रेविनेट है, इस टाइप की मेडिसिन शामिल हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट फेज पे बेंजोडाइजेपिन्स। ये अलग से एनेस्थेटिक्स में भी आते हैं, सेडेटिव्स में भी आते हैं। एनेस्थेटिक्स तो नहीं है लेकिन सेडेटिव्स ज़रूर है। हाँ, मेजर इनकी जो कैटेगरी अगर आप कहें तो वो क्या है, एंग्जियोलिटिक्स हैं। सॉरी, आई हैव रिटन द रॉन्ग स्पेलिंग, एंग्जियोलिटिक्स। अब ओटी में आपके पास कोई पेशेंट आता है तो ऑब्वियस बात है कि वो फियर में होगा, एंग्जाइटी होगी उसको, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी रेज कर सकता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के रेज होने की वजह से समटाइम्स हम, और एंग्जाइटी की वजह से हम अक्सर सर्जरीज को पोस्टपोन कर लेते हैं, बजाय कि उसको पोस्टपोन किया जाए और सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। इमरजेंसी नहीं लेकिन अर्जेंसी ज़रूर है, तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए एंग्जाइटिक्स दे देते हैं, जिसमें मेडाजोलाम है, डायज़ेपिम है। इनका एक और फ़ायदा भी है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर लिया है कि इनकी वजह से सेडेशन काज होती है, और एनेस्थेटिक्स भी जो हैं वो क्या काज करते हैं, सेडेशन काज कर सकते हैं। तो चूंकि ऑलरेडी सेडेशन काज हो चुकी है, तो हमें एक किस्म से एनेस्थेटिक्स की डोज जो है वो कम कर देनी होती है। दैट क्यों, क्योंकि ये दोनों एक जैसे सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं। सिमिलरली ये मैक को भी इफ़ेक्ट करते हैं। मैक जो है डिक्रीज़ हो जाता है, फिर आपकी कम कंसंट्रेशन पे पेशेंट जो है वो क्या हो जाता है, सेडेट हो जाता है।
तो इनको साइनर्जिस्टिकली भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। समटाइम्स हम इनको एज अ इंडक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडक्शन नॉट इन टर्म ऑफ एनेस्थीसिया बट इंडक्शन इन टर्म ऑफ सेडेशन। सेडेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बच्चों में कभी कभी पेसिफायर्स इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, पेसिफायर्स जैसे चूसनी वगैरह टाइप की चीज़ें, निप्पल टाइप की चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर मेडोजोलाम या लॉलीपॉप लगा होता है। लॉलीपॉप के ऊपर मेडोजोलाम की जो है लेडेंस किया जाता है। लेडेंट का मतलब होता है उसके ऊपर मेडोजोलाम जो है मोस्टली वो टेस्टफुल होता है, लाइक कोई फ्लेवर उसमें होता है, कोई फ्लेवर का एक लॉलीपॉप होता है और उसके ऊपर थोड़ी बहुत जो है मेडोजोलाम की डोज लगी हुई होती है। फिर बच्चा उसको जो है क्या करता है, सक करता है या लिक करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेडेट हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ की गोद में बच्चा होता है और वो सोया हुआ होता है और हम चाहते हैं कि बच्चा जागे ना और इसी स्टेट में ही हम इसको जो है कैनोला पास कर लें। तो उसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, स्टील स्लीप टेक्निक या स्लीप स्टील टेक्निक जो भी है। उसमें ये होता है कि नेचुरल स्लीप को हम आर्टिफिशियल स्लीप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए भी बेंजोडाइजेपिन का एडजुवेंटली एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता है। एनेस्थेटिक है नहीं ये सेडेशन काज करते हैं। हम सेडेशन इंड्यूस करा लेते हैं जिसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्सेस पेशेंट के कम हो जाते हैं और हम जाके क्या कर लेते हैं, कैनोला लगा लेते हैं और फिर बच्चे को जो है इंजेक्शन लगा के और उसको जो उसकी नेचुरल स्लीप है उसको आर्टिफिशियल स्लीप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड एडजुवेंट ये हुआ। थर्ड एडजुवेंट जो मेजर एडजुवेंट है वो है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया ज़रूरी है। अब तमाम एनेस्थेटिक्स हमारे पास एनाल्जेसिया काज नहीं करते। देखें, हमने केटामीन की बात की थी, हमने नेट्रस ऑक्साइड की बात की थी। एनाल्जेसिया तो काज करते हैं लेकिन नेट्रस ऑक्साइड सर्जिकल एनाल्जेसिया काज नहीं करता। तो इस वजह से, और दूसरी बात केटामीन भी ऐसे कुछ हद तक कर लेते हैं लेकिन उसमें डिसोसिएशन ज़्यादा होती है। पर हमें ये चाहिए कि हम केटामीन की डोज कम करें, नेट्रस ऑक्साइड की मैक को कम रखें। तो हम क्या कर लेते हैं, एडजुवेंटली जो है एनाल्जेसिक देते हैं। ये आगे जाके हमारे कोर्स में है जिसमें हम ओपीआइड, नॉन ओपीआइड, स्टेरॉइड्स वगैरह जो हैं ये पढ़ेंगे। नॉन ओपीआइड्स में सिलिकॉक्सिब है, एसिटामिनोफिन है, कीटोरोलिक एसिड है, टोराडोल वगैरह, ठीक है। एसिटामिनोफिन डेरिवेटिव्स में से आपके पास आते हैं पैरासीटामोल, ठीक है। सिलिकॉक्सिब जो हैं ये कॉक्स वन या कॉक्स टू इनहिबिटर्स में से आते हैं। फिर अलग से हमारे पास होती हैं जो कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, फेंटेनिल है, नेल्बोफेन है, मॉर्फिन है। अब ये मेडिसिन जो हैं ये ख़ुद भी समटाइम्स काज कर सकती हैं नोज़िया एंड वोमिटिंग। तो इसके लिए एडजुवेंट में ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। एंटासिड्स यानी एनल जैसे खुद एडजुवेंट हैं एनेस्थेटिक्स के, फिर उसके एडजुवेंट हैं एंटासिड्स, या एनेस्थेटिक्स के एडजुवेंट्स दोनों हम ले सकते हैं, ठीक है। ये तमाम मेडिसिन 1 2 3 4 5 एंड 6 ये सब क्या आती हैं, प्री मेडिकेशंस में की जाती हैं, ठीक है। एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिनिक। हाँ, अब एंटी एलर्जिक प्री मेडिकेशंस में भी होती हैं या समटाइम्स हम इनको जस्ट एडजुवेंटली इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी सी एनी एलर्जिक रिएक्शन। इसके अलावा नहीं। कोई एलर्जिक रिएक्शन हम देख लें, हमें महसूस हो जाए जैसे एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और एंटीबायोटिक्स का पहले जो है टेस्ट डोज दिया जाता है, ठीक है। सबका टेस्ट डोज दिया जाता है, उसको देखते हैं 5 मिनट्स तक के कहीं रैशेस तो नहीं आ रहे, लोकल रैशेस वगैरह। वो जब अगर आ जाते हैं तो फिर हमें एंटी एलर्जिक देनी होती है। कुछ लोग होते हैं कि वो अननोन उनको एलर्जीज होती हैं और एनेस्थीसिया की वजह से उनको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो भी जाके हम एंटी एलर्जिक इस्तेमाल करते हैं। सो ये प्री मेडिकेशन में तो नहीं होता लेकिन they may be required and to be available on hand या on deck अवेलेबल होनी चाहिए ताकि इस्तेमाल किए जा सकें when needed। अलबत्ता एंटी एमेटिक्स जो हैं इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे एंटासिड्स के साथ मैंने जिक्र किया ऑनडेंसेंट्रॉन का और ग्रेविनेट का, ताकि नोज़िया और वोमिटिंग को जो है वो कम किया जा सके। और ये सबसे ज़्यादा स्पाइनल में भी हमें ज़रूरत पड़ती है, बाकियों में भी होती है लेकिन स्पाइनल एनेस्थीसिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ड्रॉप होता है और पेशेंट जो है वो नॉजिएटिंग, बहुत ज़्यादा नॉजिएटिंग होता है। तो इस वजह से हम पहले से उसको जो है एंटीएमेटिक्स दे देते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं एंटीसाइलोगोग। एंटीसाइलोगोग का भी मैंने इनिशियली एंटासिड्स के साथ जिक्र किया। वहाँ पे जिक्र किया मैंने कि अगर सिक्रीशंस कहीं पे ज़्यादा हो रही हैं तो उस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, एंटासिड्स साथ सॉरी एट्रोपिन पायरोवेट वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में वाकई सिक्रीशन ज़्यादा आ रही हैं
जैसे मिकोजल लाइनिंग की ओवर सेंसिटाइजेशन, उसमें भी सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एंटी कोलिनर्जिक इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ ग्लाइकोपाइरोलेट एट्रोपिन, लेकिन लो डोज पे, ताकि आपकी क्या हो, हार्ट पे इम्पैक्ट इतना ना हो, लेकिन क्या हो जाए, सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाए। ठीक है। अब एडजुवेंट और कंसिडरेशंस क्या हैं, इनकी कंसिडरेशन क्या होंगी। ये कुछ मेडिकेशंस हैं जिसका हमने जिक्र किया, कैटेगरीज वाइज जिक्र किया एडजुवेंट्स में, जिसमें एंटासिड्स हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, बेंजोडाइज़ेपिन इस्तेमाल होते हैं एंग्जाइटी को कम करने के लिए, लेकिन साथ में ये सेडेशन भी देते हैं। तो इनको आपने बहुत एहतियात से यूज़ करना होगा। देखें, लेबर में यूज़ नहीं होगा, प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं यूज़ होगा, क्योंकि इनकी वजह से एक ख़ास पीरियड में अगर यूज़ किया जाए तो उसमें फिर बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। तो ये कंसिडरेशन ज़रूर होती हैं। इसी तरीके से एनाल्जेसिक्स में आ जाएं, तो एनाल्जेसिक जब डिलीवरी हुई नहीं होती तब तक ओपियाइड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद अगर ओपियाइड यूज़ कर ली जाए तो कुछ नुकसान नहीं होता, क्योंकि ओपियाइड जो हैं वो टेरेटोजेनिक हैं। और फिर अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका फीटल हार्ट रेट जो है FHR वो डिक्रीज़ रहता है, आपको फीटल डिस्ट्रेस मिलता है। तो ये कंसिड्रेशन ज़रूरी हैं, इनको चूँकि ये मेजर कैटेगरीज़ हैं हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यू हैव टू लुक फॉर द पेशेंट्स कंडीशन एज वेल। पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक जो है आपने एडजुवेंट को डिसाइड करना है। ऐसा ना हो कि वो एडजुवेंट पेशेंट के लिए सूटेबल ना हो और आप वो इस्तेमाल कर लें, आप किसी अल्टरनेटिव चॉइस की तरफ जाएं। ठीक है। सो इंडक्शन भी स्मूथ हो जाती है, रिकवरी भी स्मूथ हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है, क्योंकि एडजुवेंटली काम करते हैं, कुछ साइनर्जेस्टिकली काम करते हैं, तो हमें एनेस्थेटिक की डोजेज भी कम कर देते हैं, और एस्पायरेशन के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि प्री मेडिकेशंस आर टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजीज ऑफ द पेशेंट, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू डिज़ायर। वट स्मूथनेस के लिए सिर्फ नहीं है, आपने पेशेंट्स की पैथोलॉजीज के मुताबिक प्री मेडिकेशंस को डिसाइड करना होता है। अंडरलाइंग डिजीज़ उसमें क्या है, करंट कंडीशंस क्या है, मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, और कंटिन्यूड मेडिकेशंस उसकी कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक बंदा है हेपरिन इस्तेमाल कर रहा है, या वारफेरिन इस्तेमाल कर रहा है, या कोई भी LMWH इस्तेमाल कर रहा है, मतलब जिसमें ब्लड थिनिंग की कोई मेडिकेशन जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। जब ब्लड थिनिंग की मेडिकेशन इस्तेमाल हो रही हैं तो ये हमें जाहिर है कि पेशेंट को कोएगुलोपैथीज़ हैं। कोएगुलोपैथीज़ का मतलब ये है कि उसको ब्लड क्लॉटिंग का इशू है, तभी वो ये मेडिसिन यूज़ कर रहा है। तो इसमें प्रोटोकॉल क्या होता है, इसमें कुछ मेडिसिन में कहा जाता है कि 24 घंटे पहले डिसकंटिन्यू, फॉर एग्जांपल हेपरिन है, 24 घंटे पहले डिसकंटिन्यू करो, 24 घंटे बाद इसकी प्रोसीजर होगी। वारफेरिन के लिए कुछ है, कहते हैं एक हफ्ता है, कुछ मेडिसिन के लिए एक हफ्ता है, कुछ मेडिसिन के लिए 3 दिन है, लेकिन इस तरीके से टाइमिंग दी जाती है कि इस दौरानिया में इनको बंद किया जाए, एक हफ्ते तक इस्तेमाल ना किया जाए, फिर जाके सर्जरी हो एलेक्टिव प्रोसीजर के लिए। इमरजेंसी में फिर अलग बात है। सही है ना। साइनर्जेस्टिकली काम करते हैं, कई दफ़ा रिपीट हो चुकी है ये बात। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डोज जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, मैक भी हम डिक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू एडजुवेंट्स, और हमें कॉम्प्लिकेशन, डोज कम होगी तो ऑब्वियस बात है कॉम्प्लिकेशंस भी कम से कम रहेंगी। बाकी कंसिडरेशंस जो हैं ये ओवरऑल कंसिडरेशंस हैं, ये एनेस्थेटिक्स के लिए हैं। रिस्पायरेटरी कंसिडरेशन क्या करोगे, कार्डियोवैस्कुलर क्या करोगे, इम्पॉर्टेंट तो वैसे सब हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा इन दो पे सबसे ज़्यादा रहता है। अब रिस्पायरेटरी हैं आपके पास, एस्थमा, COPD, स्मोकिंग का पेशेंट है, क्रॉनिक स्मोकिंग कर रहा है, चेन स्मोकर है, एक्यूट स्मोकर है, लंग डिजीज हैं, वेंटिलेशंस वगैरह का इशू है उसको, तो या कौन सी टाइप की वेंटिलेशन रिक्वायर्ड है। मुख्तलिफ़ किस्म की वेंटिलेशन होती हैं। नॉर्मली तो आप समझते हो कि बस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, नहीं, एनेस्थीसिया में फिर हमारे पास काफ़ी किस्म की हैं, 12-13 से ज़्यादा जो हैं हमारे पास वेंटिलेशन मोड्स हैं, जिसमें कुछ में प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, कुछ में वॉल्यूम को कंट्रोल किया जाता है, कुछ में दोनों को कंट्रोल रखा जाता है, कुछ में जो है सिर्फ रिस्पायरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम को देखा जाता है, बाकी चीज़ों को वेरिएबल रखा जाता है। कुछ जो वेंटिलेशन मोड्स होते हैं उसमें यह होता है कि पेशेंट कुछ ब्रीथ खुद लेता है, कुछ मशीन देती है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स होती है, असिस्टिव ट्रीटमेंट्स होती हैं, असिस्टिव मोड्स होते हैं। तो वेंटिलेशन या लंग की कोई डिजीज़ या लंग की कोई कंडीशन हो, वो रिस्ट्रिक्टिव हो या ऑब्स्ट्रक्टिव हो, वो एनेस्थीसिया को कॉम्प्लिकेट करती है ज़रूर।
ठीक है, जिसकी वजह से आ, तमाम एनेस्थीसिया जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को सप्रेस करती हैं। अब किसी पेशेंट का ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है तो हम उसमें ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को सप्रेस करेंगे। इंस्टेड हम क्या करेंगे, वो मेडिसिन चूज़ करेंगे जो कार्डियोपल्मोनरी डिप्रेसेंट ना हो। जैसे हमारे पास क्या है, केटामीन है, और एफआरसी को जो है वो डिक्रीज़ ना करे, क्योंकि केटामीन जो है वो एक्साइटेटरी ज़्यादा है, इनहिबिटरी कम है। अलबत्ता इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स जो हैं वो आपके लिए ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये केसेस हैं हमें ब्रोंकोडायलेशन की ज़रूरत होती है। सम टाइम इमरजेंसी प्रोसीजर में पेशेंट का जो है चेस्ट जो है वो इन्फेक्टेड है और हमें इमरजेंसी का एक प्रोसीजर करना है, तो इसके साथ साथ जो है प्रोसीजर के साथ साथ एनेस्थीसिया के साथ साथ क्या की जाती है, नेबुलाइजेशन भी की जाती है। नेबुलाइजेशन का एक तरीका होता है, वो आपके लेवल का नहीं है, वो एनेस्थीसिया वालों के लिए है, विच इज़ आल्सो नॉट इन दिस सेमेस्टर, नेक्स्ट सेमेस्टर की बात है। नेबुलाइजेशन की जाती है, कैसे की जाती है, बस आपके जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, जैसे वेंटोलिन हो गया, यानी साल्ब्यूटामोल हो गया, या एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गए, इस टाइप की चीज़ों का नेबुलाइज करा के पेशेंट की एयरवे को हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करा, और सॉरी, ब्रोंकोडायलेट कराते। ठीक हो गया। सो फिर उसके बाद आगे जाके प्रोसीजर स्टार्ट होता है। कार्डियोवैस्कुलर में अगेन वही बात है जैसे बात हमने की थी उसके हवाले से, रिस्पायरेटरी के हवाले से। तो हमारी ज़्यादातर मेडिकेशन जो हैं वो क्या हैं, मेरे पैसे दो। ज़्यादातर मेडिकेशन कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेसेंट हैं। तो इस वजह से हमें मजबूरन जो है देखना होता है कि भाई कंडीशन क्या डेवलप बन रही है। ठीक है, तो केटामीन के अलावा बाकी तमाम मेडिसिन जो हैं वो परफ्यूजन प्रेशर को, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को, मीन आर्टीरियल प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। हेलोथिन क्या करता है ऑन द अदर हैंड, प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया था कि एरेथमोजेनिक इफेक्ट ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक मेडिसिन क्या करता है, हमारे पास जो मेडिसिन सिम्पैथोमाइमेटिक है यानी सिंपैथेटिक सिस्टम को इन्हेंस करने वाली होती हैं, हेलोथेन उनके इफेक्ट को मज़ीद इन्हेंस कर देता है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे हेलोथेन के साथ एड्रेनलिन, एपिनेफ्रीन का इस्तेमाल करते वक्त इंतहाई एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि लो डोज पे भी ज़्यादा इफेक्ट शो होगा एड्रेनलिन या एपिनेफ्रीन का, इन केस पेशेंट को हेलोथेन के ज़रिए से मेंटेन किया जा रहा हो। केटामीन जो है ऑन द अदर हैंड परफ्यूजन प्रेशर को डिक्रीज़ नहीं करता, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को डिक्रीज़ नहीं करता, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ नहीं करता, मीन आर्टेरियल प्रेशर को डिक्रीज़ नहीं करता। सो अगर आपके पास पेशेंट आता है जिसमें सिवियर ब्लीडिंग है, या हाइपोवॉल्यूम है, या हाइपोटेंशन है, उसको अगर एनेस्थेटाइज करना है तो आपके लिए केटामीन सूटेबल ऑप्शन है फॉर इंडक्शन। लीवर एंड किडनी पे आ जाएं, तो लीवर एंड किडनी पे लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो ज़्यादातर इन्हीं दो से होती है। इनहेलेशन का जो है वो तो रिस्पायरेटरी से होता है, जबकि बाकी मेडिसिन का ज़्यादातर लीवर से होता है। अब हेलोथेन को देख लें, उसका 20% जो है वो किस से होता है, लीवर के थ्रू होता है। कुछ मेडिसिन हमारे किडनी के थ्रू अनचेंज जाती हैं। तो आपने ये भी देखना है कि इनकेस अगर लीवर और किडनी की प्रोफाइल डीरेंज्ड है, दैट्स वाई वी डू अ लीवर प्रोफाइल एंड किडनी प्रोफाइल बिफोर एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल्स। ठीक है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के टारगेट्स भी लीवर हैं, कुछ को नीफ्रोटॉक्सिसिटी काज करते हैं, कुछ हेपेटोटॉक्सिक हैं, जैसे क्या नाम है, हेलोथेन हेपेटाइटिस है। इस तरीके से कि किडनी का नीफ्राइटिस वगैरह इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं। तो आपने उनको ध्यान देखना है, उनको देखना है। अगर अगर लीवर प्रोफाइल ख़राब है तो लीवर लीवर टॉक्सिसिटी रखने वाली मेडिसिन या ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होगा। सिमिलर बात किडनी के साथ भी होगी। नर्वस सिस्टम पे आ जाएं, तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शंस हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस है, कॉम्प्रोमाइज सेरेब्रल सर्कुलेशन है। तो ये तमाम चीज़ें एनेस्थेटिक सिलेक्शंस को भी क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। जैसे हमने बात की थी कि कुछ हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक हैं, जैसे प्रोपोफाल का थोड़ा बहुत इफेक्ट है एंटी एपिलेप्टिक, गुड चॉइस फॉर सीजर टाइप ऑफ पेशेंट। ठीक है, लेकिन न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन आ जाएं तो फिर हेलोथेन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सक्सिनाइल कोलिन आप इमरजेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं ससेप्टेबल होते हैं मेलेग्नेंट हाइपरथर्मिया के, इन दोनों केसेस में। ठीक है,
कॉम्प्रोमाइज सेरेब्रल सर्कुलेशन है, उसमें भी काफ़ी ध्यान रखना होता है कि कहीं एनेस्थीसिया की वजह से फोकल या फिर ग्लोबल इस्कीमिया डेवलप ना हो जाए ब्रेन का। ठीक है ना। वहाँ पे हमारे पास रिवर्स स्टील फिनोमेना, जैसे एक मेडिसिन है थायोपेंटाल सोडियम, उसमें रिवर्स स्टील फिनोमेना होता है। उसमें ये होता है कि वो जहाँ पे सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, जिन टिश्यूज़ को सप्लाई की इतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ से सप्लाई लेके उस जगह सप्लाई ज़्यादा कर देता है जिस जगह पे सप्लाई की ज़रूरत तो ज़्यादा होती है। तो इस टाइप की मेडिसिन का जो है इंतखाब किया जाता है। प्रेगनेंसी पे आ जाएं तो पिछली दफ़ा भी बात हो चुकी है कि प्रेगनेंसी में बेंजोडाइज़ेपिन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बर्थ डिफेक्ट काज कर सकता है, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में ये बर्थ डिफेक्ट काज कर सकता है। लेट प्रेगनेंसी है तो उसमें चांसेस हैं कि कोई और कंडीशंस डेवलप हो जाए। लेबर पेन में देखें, लेबर पेन है तो लेट प्रेगनेंसी कंसिडर कर लें। जैसे पेशेंट जो है वो अब लेबर में दाखिल हो चुका है, शी इज़ टू डिलीवर द बेबी इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स में भी, तो उसमें अगर बेंजोडाइजेपिन का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा, टेम्परेरी हाइपोटोनिया होगा, यानी मस्कुलर जो टोन है पेश बच्चे की वो कमज़ोर पड़ जाएगी और थर्मो रेगुलेशन भी बच्चा नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वाई हम बेंजोडाइजेपिन प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करते। वी गो फॉर अल्टरनेटिव सेडेटिव या एंग्जियोलिटिक्स। ठीक है, जिसमें काउंसलिंग सबसे पहली चीज़ जो है काउंसलिंग है। साइको थेरापी जिसे कहा जाता है, वर्बल या पेशेंट के साथ बात करके उसकी एंग्जाइटी को जो है हम एलिविएट करते हैं। एलिविएट का मतलब है कम करना। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड की यूज़ करने से क्या होता है, फीटल एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। सही है। सो ये कंसिडरेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा लोकल एनेस्थेटिक्स पे और उनकी तमाम एजेंट्स पे और मैकेनिज़म्स पे। तो यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है। मैं टास्क्स ऐड कर रहा हूँ और क्विज़ेस भी बीच में आपको मिलते जाएंगे। ठीक है।